नमस्कार साथियों, मैं केशव शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की इस प्यारी सी कक्षा में जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 10 का अपना 7वां अध्याय निर्देशांक ज्यामिति। तो अपने रैपिड डिवीजन की इस प्यारी सी सीरीज के अंदर 7वें चैप्टर के ऊपर आ गए हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, हो जाओ तैयार अपनी पेन कॉपी लेकर, क्योंकि भाई आज इस चैप्टर को बहुत सरल ही तरीके से, बहुत सरल शब्दों में हर मुश्किल चीज को समझ लेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, आएंगे और इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे आपको करवाई जाती है बढ़िया वाली तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां पे मैं बात करता हूं निर्देशांक ज्यामिति पे सबसे पहले कि भाई निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं। निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं? तो कार्तीय निर्देश तंत्र में दोनों परस्पर लंबवत रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश निर्देशांक एक्स कहलाते हैं। क्या बात है? ये एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश निर्देशांक एक्स कहलाते हैं, जिन्हें कि हम एक्स ओ एक्स डैश को हम एक्स एक्स कहते हैं, इसको एक्स एक्स कहते हैं और इसको वाई एक्स कहते हैं। ये छोटी सी बात है। उसके बाद में निर्देशांक अक्ष की हम बात करें तो कार्तीय निर्देश तंत्र में दोनों अक्षों पर स्थित प्रत्येक बिंदु की स्थिति को विशिष्ट संख्याओं द्वारा निरूपित किया जाता है। उस बिंदु को बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई? बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कहते हैं? बिंदु का निर्देशांक। कैसे? जैसे कि मान लो ये एक है, ये दो है, तो यहां पे इस बिंदु को अगर हमें प्रदर्शित करना है तो 1,2 करेंगे ना, तो ये इस बिंदु के क्या हो गए? निर्देशांक। ले सपोज ये बिंदु ए है, अच्छा यहाँ पे एक है, यहाँ -1 है, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये 1,-1 इस प्रकार से हो जाएगा। क्या ये बात बढ़िया से समझ में आ गई आपको? तो ये यहाँ पे बी बिंदु, अगर मैं इसको नाम बी दूं तो ये बी का निर्देशांक हो गया और ये यहाँ पे ए का निर्देशांक हो गया। क्या यहाँ पे कोई डाउट, दिक्कत, टेंशन, परेशानी वाली बात नहीं है? फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे वाई अक्ष पर स्थित एक्स बिंदु के लिए प्रयुक्त संख्या, उसका एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है? एक्स एक्स पे जो स्थित बिंदु है उसके लिए एक्स निर्देशांक। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत काम की बात बता रहा हूं कि अगर कोई भी बिंदु एक्स एक्सिस पर है, कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर है ना, तो उसका जो निर्देशांक होगा ना वो होगा x,0। ये ध्यान रखना, ठीक है। एक्स एक्सिस पे होगा तो x,0। वाई एक्स पर स्थित बिंदु के लिए प्रयुक्त संख्या, उसका वाई निर्देशांक यानी कोटि कहलाता है। एक्स निर्देशांक को भुज कह सकते हैं, वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई बिंदु इस वाई एक्सिस पे यहां पे कहीं पे भी स्थित है वाई एक्स पे, तो उसका जो निर्देशांक होगा वो हो जाएगा 0,y। यानी इसके लिए वाई एक्सिस पे है तो x0 और एक्स एक्सिस पे है तो y0, और अगर यहां पे जैसे कि कहीं पे है तो ये हो जाएगा x,y। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रमित युग्म क्या होते हैं? कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी भी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए उसके एक्स निर्देशांक तथा वाई निर्देशांक दोनों को सदैव एक निश्चित क्रम x, y में लिखा जाता है, जिसे क्रमित युग्म कहते हैं। समझ गए? ये जो हम x, y लिखते हैं, ये जो हम यहाँ पे 1,2 1,-1 लिखते हैं, जिसमें कि x हमेशा पहले आता है, y हमेशा बाद में आता है, उसको क्रमित युग्म कहा जाता है। अब क्रमित युग्म में खास बात क्या ध्यान रखने की है? खास बात ये ध्यान रखने की है कि एक क्रमित युग्म x1, y1 अगर दूसरे क्रमित युग्म x2, y2 के बराबर है तो हम क्या कहेंगे? x1 जो होगा इसका x और x दोनों बराबर होगा, यानी x1 x2 के बराबर होगा, और जो इसका y1 होगा वो y2 के बराबर होगा। समझे मेरी बात को? देखो मैं समझाता हूं और अच्छे से। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये कह दिया कि x,6 बराबर 4, y, तो x और y की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। तो आप क्या कहोगे यहां पे आप क्या कहोगे कि गुरुजी x की वैल्यू का मतलब है यहां पे जो x है इसका x 4 है, तो x बराबर हो गया 4, और y की वैल्यू क्या है? इसका y निर्देशांक और इसका y निर्देशांक दोनों बराबर है, तो y बराबर हो गया 6। तो x बराबर 4 और y बराबर 6, ये मतलब है। समझ में आ गई अच्छे से? अब सवाल ऐसे आएंगे ना, ऐसे सवाल नहीं आएंगे। सवाल ऐसे आएंगे, जल्दी पेन कॉपी लेके बैठो, पेन कॉपी लेके बैठो और देखो सवाल ऐसे आएंगे और तुम्हें निकालना है कि m व n का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए यदि यदि 2m+1/3, 10 बराबर है, यहां पे मैंने लिख दिया 3, 2y-1/3।
बटा 3। चलो ये अपने पास लिख दिया, ठीक है। या फिर 2y-1, यहाँ पे -2 कर देते, 2y-2। चलो अब हमें क्या करना है, m व n का, यहाँ पे y नहीं यहाँ पे n कर दो, ठीक है, n आ जाएगा, क्योंकि m और n बोला ना, तो 2n। अब हमें m और n के मान ज्ञात करने हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो x निर्देशांक है, इसका जो x निर्देशांक है, दोनों बराबर होंगे। यानी कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि 2m+1/3। भाई बात को बहुत आराम से समझना, बहुत छोटी सी बात है। x x के बराबर होगा, y y के बराबर होगा, दैट्स इट। इसके अलावा कोई फालतू का दिमाग लगाना ही नहीं है। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस थोड़ी लग रही है। इसका एक्स निर्देशांक ये है, इसका एक निर्देशांक ये है, दोनों को बराबर रख दो, ये लो बात खत्म। इसका वाई निर्देशांक 10 है, इसका वाई निर्देशांक 2n-2 है, ये लो बात खत्म। एक्स एक्स के बराबर, वाई वाई के बराबर। एक्स एक्स के बराबर तो भागेगा 3, इधर जाएगा तो गुणा में, तो 2m+1 बराबर 3 को 3 से गुणा किया 9, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 2m बराबर 9-1, यानी 2m बराबर 8। तो 2 का 8 में कितनी बार, 4 बार। तो m कितना हो गया अपने पास, 4। m आ गया 4। चलो यहां पे अगर मैं बात करूं, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का, तो 10+2 बराबर 2n, 10+2 हो गया 12 बराबर 2n, 2 का 12 में 6 बार, तो n बराबर आ गया 6। n कितना आ गया, 6, और m कितना आ गया, 4। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, m, n जो है ना वो बराबर है 4, 6। ये लो सीधी सी बात है, ठीक है। या फिर यहाँ पे हमने सिर्फ m और n का मान ही तो पूछा था, हाँ निर्देशांक नहीं पूछे थे। तो m बराबर 4 और n बराबर 6। तो इस तरह के सवालों में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो बहुत सीधी सी बात कहता है कि बेचारा एक पॉइंट है P, ठीक है, जो है x1 y1, और एक इसका दोस्त है, हाँ मतलब दोस्त ही है इसका, Q, वो x2 y2 है, ठीक है। बाकी जो तुम समझो, P और Q ये एक दूसरे से दूर है, ये एक दूसरे से बहुत दूर है, और इनके बीच की दूरी है डिस्टेंस d। तो भाई इनको देखनी है कि ये दूरियां कितनी है, ये दूरियां, इन राहों की दूरियां निकालनी है हमें। तो क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, डिस्टेंस d बराबर x2-x1 कर दो, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2-y1 कर दो, इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये लो बात खत्म। अच्छा अगर तुम ये चाहो तो तुम इसमें ये भी लिख सकते हो, d बराबर x1-x2 का होल स्क्वायर प्लस y1-y2 का होल स्क्वायर। दोनों एक ही बात है, दोनों के अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। हाँ इतनी सी बात है। अब यहां पे हम बात करते हैं मूल बिंदु की। किसकी बात करते हैं, मूल बिंदु। अच्छा मूल बिंदु क्या होता है कि भाई जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं, ये अपना क्या होता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये तो तुम्हें पता है ना, अरे हाँ ना बोल मेरे भाई, पता है ना। चलो ये पता है कि भाई मूल बिंदु है जिसके 0,0 होते हैं निर्देशांक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि मूल बिंदु 0,0 है, एक कोई बिंदु है जो कि x, y है, तो हमें क्या करो भाई, इसकी दूरी बता दो। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछे तो क्या करना है, x2-x1, यही तो बताया, x2-x1। तो यहां पे हम क्या करेंगे, x-0 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1, y-0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो d किसके बराबर, x-0 यानी x का स्क्वायर, y-0 यानी y का स्क्वायर रूट। तो d बराबर स्क्वायर रूट x² प्लस y²। अब इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज और बता देता हूं, वो बहुत ही जरूरी है। तुम्हें दे दिया x, y, और तुम्हें कह दिया y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। तो भाई हमेशा ध्यान रखना, जब भी y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो ये दूरी होगी x निर्देशांक। क्या होगी, x निर्देशांक। जो भी तुम्हें बिंदु दे रखा है उसका जो x निर्देशांक है वो ही y अक्ष से दूरी है उस बिंदु की। दिमाग में बैठ गई बात। और अगर तुम्हें दे दी जाए x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो जब x अक्ष से दूरी दी जाए तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, y निर्देशांक हो जाएगा, y निर्देशांक। बस सिंपल सी बात है कि तुम्हें x, y कोई पॉइंट दे दिया, तुम्हें ये कह दिया y अक्ष से दूरी बताओ, कौन सी दूरी, y अक्ष से दूरी, तो वो होगा x निर्देशांक। तुम्हें कह दिया x अक्ष से दूरी बताओ, तो वो होगा y निर्देशांक। देखो कैसे, मैं इसको समझाता हूं सवाल की हेल्प से।
देखो क्वेश्चन कहता है कि भाई 3,4 की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी बताओ। 3,4 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? तो 3,4 में वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी का मतलब एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक कितना है 3, तो इसकी आंसर हो गया 3। समझ गए? वाई एक्स से दूरी का मतलब 3। अच्छा एक्स एक्स से दूरी पूछता तो कितना होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में बता देना है कि एक्स एक्स से दूरी पूछती तो कितनी हो जाती। ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 4 हो जाती, क्योंकि एक्स एक्स से दूरी वाई निर्देशांक होता है। अब एक सवाल और पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ये कह रहा है -7, -5 की एक्स एक्स से दूरी, एक्स एक्स से दूरी ये बता दो। ठीक है, कह रहा है -7, -5 की एक्स अक्ष से दूरी, तो कहोगे गुरुजी एक्स अक्ष से दूरी का मतलब वाई निर्देशांक है, इसका वाई निर्देशांक -5 है, यानी कि दूरी हो गई -5। बिल्कुल एकदम, क्या बात है, बिल्कुल गलत जवाब दिया है। अगर तुम्हारा जवाब है -5 तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा जो दूरी होती है ना वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो मतलब क्या -5 आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा +5। इस माइनस को हटाना पड़ेगा, दूरी कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती, इसीलिए इसका आंसर होगा +5। अगर तुमसे वाई अक्ष से दूरी पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी इसकी? बताओ, वाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी इसकी? तो वाई अक्ष से दूरी हो जाएगी इसकी +7, ना कि -7, क्योंकि वाई अक्ष से दूरी कितनी है? एक्स निर्देशांक है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने दूरी सूत्र के बारे में सारी बात कर ली। अब दूरी सूत्र के उपयोग कहां करेंगे? सोचो, अपने को 3 पॉइंट दे दिए, ax1y1 है, bx2y2 है, cx3y3 और बोल दिया बताओ ये कौन सा त्रिभुज है। तो किसी भी त्रिभुज के बारे में बताने के लिए 3 दूरियां निकालनी है। सीधी सी बात बता दूं, 3 दूरियां ए बी बी सी और सी है। कौन कौन सी? ए बी बी सी और सी है। अब ये 3 दूरियां निकाल के कैसे बताएंगे? ध्यान से सुनो, अगर तीनों दूरियां बराबर आ रही है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी आ रहा है, तो तीनों भुजाएं बराबर, पिछले ही अध्याय में पढ़ा था, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर कोई भी 2 दूरियां बराबर आ रही है और 2 दूरियां बराबर आते ही कौन सा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी ए बी बी सी और ए सी या फिर सी एम, ऐसे कोई भी 2 दूरियां बराबर आ गई तो समद्विबाहु हो जाएगा। और अगर ऐसा हो रहा है कि किन्हीं भी 2 दूरियों के वर्गों का योग तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर है, कोई भी 2 दूरी ले ली हमने, जैसे कि लेट्स सपोज ए बी ले लिया और ए सी ले लिया, और इन दोनों का स्क्वायर किया, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और ये बी सी के स्क्वायर के बराबर आ गया। या फिर हो सकता है यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर जो है वो ए सी के स्क्वायर के बराबर आ जाए। कहने का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा है कि किन्हीं भी 2 दूरियों के वर्गों का योग तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर आ गया तो वो एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय यही होती है ना? बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई त्रिभुज की बात, लेकिन अगर सोचो क्या हो कि तीनों के तीनों जो बिंदु है वो एक ही रेखा पर आ जाए, ये ए हो गया, यहीं पे बी हो गया, यहीं पे सी, तो उन बिंदुओं को कहते हैं सरेख बिंदु। क्या कहते हैं? सरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कि जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हो तब क्या त्रिभुज बनेगा? क्या आप कहोगे नहीं गुरुजी, त्रिभुज बनने के लिए तो क्या होता है, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट अगर एक रेखा पे है तो तीसरा पॉइंट कम से कम थोड़ा सा तो ऊपर होना चाहिए ताकि इस तरह त्रिभुज बन सके। इसका तो तीनों एक ही साथ है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। बिल्कुल त्रिभुज नहीं बनेगा, बिंदु सरेख होंगे। अब ये पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि भाई यहां पे भी 3 दूरियां निकलेगी, एक ए से बी की, एक बी से सी की और एक ए से सी की। ये 3 दूरियां निकलेगी। समझ गए मेरी बात को? ए से बी की, बी से सी की, ए से सी की, ये 3 दूरियां निकलेगी। अब इन 3 दूरियों में किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। क्या कहा मैंने? किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के योग के बराबर होना चाहिए। यानी कि यहां पे अगर देखूं तो यहां के हिसाब से तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए? ए सी, यानी ए बी और बी सी को जोड़ू तो पूरा ए सी आना चाहिए। या फिर ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं बी सी में ए सी जोड़ू तो मेरे पास ए बी आ जाए, ये भी हो सकता है। बस याद क्या रखना है, किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो। जबकि समकोण में क्या था कि 2 दूरियों के वर्गों का योग तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 बिंदु दे दिए जाए ए बी सी डी और उनके हमें कह दिया जाए कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाए, तो हमें चतुर्भुज पूछ ले, बताओ कौन सा चतुर्भुज है, तब हमें कितनी दूरियां निकालनी होगी? ध्यान से सुनना, 4 तो भुजाएं हैं, ए बी
बी सी सी डी और डी है। चार तो ये भुजाएं हैं अपने पास, ए बी, बी सी, सी डी और डी है। ये चार तो भुजाएं निकालनी ही पड़ेगी। उसके अलावा हमें निकालने पड़ेंगे दो विकर्ण, यानी विकर्ण जो आमने सामने के शीर्षों को मिलाए, विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी, विकर्ण ए सी और बी डी, इस प्रकार से। तो टोटल चतुर्भुज के लिए 6 दूरियां निकालनी पड़ेगी। कितनी? 6। फटाफट समझ लो, ए बी, बी सी, सी डी, डी है, और फिर चार तो भुजाएं हो गए, दो विकर्ण ए सी बी डी। यानी किसी भी कोई भी अपने पास चतुर्भुज है उसको हमें बताना है तो हमें क्या करना होगा? वापस से समझो, 6 दूरियां निकालनी पड़ेगी। अच्छा, फिर कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि सोचो चारों भुजाएं बराबर है, तो आप क्या सोचोगे कि सर वर्ग है? नहीं, जरूरी नहीं, वर्ग जरूरी नहीं होता। जो रोम्बस होता है यानी जो समचतुर्भुज होता है उसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर। तो अलग कैसे करेंगे? वर्ग में विकर्ण भी बराबर होते हैं, वर्ग में चारों भुजाओं के साथ साथ विकर्ण भी क्या हो जाते हैं? अपने बराबर हो जाते हैं। जबकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं तो बराबर है लेकिन विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। इसी प्रकार आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी क्या हो जाते हैं? इसके बराबर। जबकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है परंतु जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। चलो फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं, यहां तक अभी समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, इसको मैं यहां से हटाता हूं। अपने पास कितनी दूरियां आती है? हमेशा 6 दूरियां निकालनी है चतुर्भुज के लिए। 6 दूरियां कौन कौन सी निकालनी है? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। चार तो ये जो भुजाएं हो जाएगी, और ए सी और बी डी दो विकर्ण। इस प्रकार से आगे बात समझ में। 6 दूरियां हमें निकालनी है। अच्छा, ये 6 दूरियां निकालनी है, उसके बाद क्या? उसके बाद ये कि 6 दूरियां हमने निकाल ली, अगर चारों भुजाएं बराबर आ गई और विकर्ण बराबर आ गया तो कौन सा होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। चारों भुजाएं और दोनों दूरियां, दोनों विकर्ण बराबर तो वर्ग। चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर नहीं है, चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज यानी रोम्बस। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है, विकर्ण भी बराबर है तो आयत। आमने सामने की भुजाएं बराबर है पर विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। एकदम सही बात है। तो ये हमने जो सारी बात कर ली, ये दूरी सूत्र के ऊपर बात कर ली। अब हम बात करते हैं विभाजन सूत्र के ऊपर। बहुत आसान सा, 1 ही मिनट का काम है कि भाई अभी क्या था कि दोनों एक दूसरे से दूर थे। P जो x1 y1 है वो, और जो Q है x2 y2 है, वो एक दूसरे से दूर थे। और जब दूर है ना तो क्या हो गया कि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कोई आ गया कि भाई तुम दोनों की ये जो दूरियां है ना, अब इनको मैं बताता हूं। ए आ गया, ठीक है। और ए ने क्या किया कि इनको अनुपात m1 अनुपात m2 में बांट दिया। भाई तुम m1 अनुपात m2 में बट जाओ अब। और a का जो निर्देशांक है वो है x, y। तो सवाल हमसे कहता है ये x, y बताओ क्या होगा जब ये क्या करता है? p और q को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर देता है। तो बहुत आसान है कि भाई साहब x, y हमें निकालना है। x के लिए क्या लिखेंगे? देखो, हम यहाँ पे x को कहेंगे x1 को m2 से गुणा करो, एक के साथ हमेशा दो आएगा। x1 को m2 से गुणा कराया, x2 को m1 से गुणा कराऊंगा बटा m1 प्लस m2। बस इतनी सी बात है, लोड बिल्कुल नहीं लेना है, इतनी सी बात है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा? x1 y1 यहाँ पे लूंगा y1, तो y1 को m2 से गुणा कराया, y2 को m1 से गुणा कराया बटा m1 प्लस m2। आगे बात अच्छे से समझ में कि भाई x, y x1 m2 प्लस x2 m1 बटा m1 प्लस m2, और यहाँ पे y1 m2 प्लस y2 m1 बटा m1 प्लस m2। m1 के साथ 1 के साथ हमेशा 2 आएगा। बस सिंपल सी बात है। x1 y1 यहाँ, x2 y2 यहाँ, और ये जो a है ना इसको m1 और m2 में बांट रहा है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। इतनी सी बात है कि हमारे पास एक तो अनुपात होगा, एक जो ये बिंदु बांटेगा इसके निर्देशांक होंगे, और दो बिंदु होंगे और उनके निर्देशांक जिनको ये बिंदु बांट रहा होगा अनुपात के अंदर। खत्म हो गई बात, ठीक है। अच्छा, विभाजन सूत्र में क्या हो गया कि भाई ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ये m1 अनुपात m2 में बांटेगा। यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, p x1 y1 है, q x2 y2 है, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। बट सोचो क्या हो कि a ठीक बीच में आ जाए दोनों के, यानी कि यहाँ पे m1 और m2 जो रेशियो है उसमें ये हो जाएगा m1 बराबर हो जाए m2 के।
यानी ऐसा हो सकता है ना कि ये 1:1 हो जाए, ये 2:2 हो जाए, ये 3:3 हो जाए, ये 4:4 हो जाए, ये 5:5 हो जाए, यानी कि बराबर बीच में हो जाए, इस तरीके से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तब ए को हम कहेंगे कि आप मध्य आ रहे हो इनके, यानी इनका मध्य बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु, एकदम बीच का बिंदु हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? बढ़िया से, अच्छे से बात समझ में आ गई। तो यहां पे हम क्या कहेंगे ए के लिए कि भाई ये मध्य बिंदु हो गया, तो मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र आ जाता है। फिर मध्य बिंदु निकालना बड़ा आसान है, x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। बस ये लो, इससे हम हाथों हाथ ए के निर्देशांक निकाल लेंगे। x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2, बात खत्म। और m1 अनुपात m2 बस समान होने चाहिए, जरूरी नहीं है 1:1 हो, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 और इस प्रकार से। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? यहां तक अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो अब हम बढ़े आगे। पहला सवाल हमसे क्या कहता है? 2024 में आया हुआ सवाल है, बिंदु 0,3 की एक्स अक्ष से दूरी। अब फटाफट बता दो ये सवाल का जवाब। एक्स अक्ष से दूरी का मतलब कौन सा निर्देशांक हो गया? मैंने बताया था एक्स अक्ष से दूरी का मतलब है वाई निर्देशांक। सही बात है। वाई निर्देशांक इसका कितना है? 3 है, तो आंसर इसका 3 हो गया। याद है ना क्या बताया था? एक्स एक्स से दूरी यानी वाई निर्देशांक, वाई एक्स से दूरी यानी कि एक्स निर्देशांक, वापस से एक्स एक्स से दूरी यानी कि वाई निर्देशांक, और वाई एक्स से दूरी यानी एक्स निर्देशांक। यूं समझो कि जिस एक्स से दूरी पूछे उसका ऑपोजिट, एक्स से पूछी तो वाई ले लो, वाई से पूछी तो एक्स ले लो। अगला सवाल देखो कि बिंदुओं ए x+4, y+5 तथा b 6-x और 3-y को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक है कौन सा? अभी बताया था मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु बहुत आसान होता है कि x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2, यही होता है। अच्छा, ए के लिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 प्लस x2 करेंगे, ठीक है। x1 कितना है? x+4 जो है, बस वो लिख दो, बहुत सिंपल है, जो है लिख दो। x2 कितना है? 6-x लिख दो, बट्टा में 2, कोमा। y1 कितना है? y+5 प्लस y2 कितना है? अच्छा वो y2 है, y1 लिख दिया वहां, वो y2 है। y2 कितना? 3-y कितना है? 3-y और बट्टा में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलो, प्लस का x और माइनस का x कैंसिल, 6+4 आ गए 10/2। क्या ये बात समझ में आई? प्लस का x माइनस का x कैंसिल, प्लस का y और माइनस का y क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 5 और 3 कितना हो गए? 8, तो 8/2। 2 का भाग 10 में 5 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, तो 5,4। तो आंसर है 5,4। ब इसका सही जवाब है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से आ गई ना? तो मध्य बिंदु का देखो किस तरह से उपयोग हो सकता है। अब जब तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो सवाल चाहे कैसा भी आए, ठीक है, सवाल चाहे कैसा भी आए, तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना सीख लो कि भाई साहब मध्य बिंदु दिखा, मध्य बिंदु का सूत्र लगाओ, x1 y1 x2 y2 देखो, पुट करो और आंसर निकालो, बात खत्म। अरे बोलो डन डना डन डन। आगे बढ़ते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक है अब भाई ये आंसर तो आराम से आ जाएगा ना, 0,0। आगे बढ़ो, बिंदु 3,4 की एक्स एक्स से दूरी, फटाफट बता दो, वापस दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। तब एक्स एक्स से दूरी का मतलब, एक्स एक्स से दूरी का मतलब क्या है? एक्स एक्स से दूरी का मतलब है वाई निर्देशांक। कौन से निर्देशांक? वाई निर्देशांक। तो भाई साहब वाई निर्देशांक कौन है इसके? 4 है ना वाई निर्देशांक। ये तो एक्स है, ये वाई है, एक्स एक्स से दूरी यानी वाई निर्देशांक, यानी ब इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। अरे वाह, मूल बिंदु से दूरी, मैंने बताया था मूल बिंदु से जब भी दूरी दे और x को y कहे तो हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सोचना है हमें। थोड़ा सा कि गुरुजी ने बताया था, क्लास ली, नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? साथ में बनाते चलना, ठीक है। क्या बताया था कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, तो x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया है 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5। आंसर द सही है।
आगे बढ़ते हैं। छठा, मूल बिंदु ओ जो कि 0,0 से बिंदु P -3,4 की दूरी है। 2025 का सवाल है। कौन सा? 2025 का। कुल मिला के मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, -3,4 है। यहाँ पे कितना था? 3,4। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सीधा लिखेंगे x² प्लस y² का स्क्वायर रूट। x² यानी -3 का स्क्वायर, y² यानी 4 का स्क्वायर। इसके बाद सोल्व करके आंसर बता दो। आसान सा है ना ये तो। आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं 3,2 तथा 4,5 को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई है। ये बढ़िया सवाल है। रेखाखंड की लंबाई यानी कि दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या था? क्या था बंधु? दूरी सूत्र याद है क्या? बताया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो d बराबर स्क्वायर रूट x2 कितना है अपना? देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 अपना 4 है, x1 अपना 3 है, इसका होल स्क्वायर। y2 अपना 5 है, y1 अपना 2 है, इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10। तो इसके बीच की दूरी कितनी हो गई? स्क्वायर रूट ऑफ 10 इकाई। हाँ मेरे भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? पढ़े अगले सवाल पे। हो गया क्रिस्टल क्लियर। सवाल नंबर 8, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। कौन कौन मेरे साथ 8वें सवाल तक आ गया फटाफट बता दो, ताकि पता तो चले कि कौन डेडिकेटली देख रहा है सारे लेक्चर्स, और किस किस ने मेरे 7 चैप्टर 6 जो चैप्टर्स हो गए वहां तक देखे। फटाफट बताओ ताकि पता चले कौन कौन पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और सोच लिया कि इस बार 100 पार, 100 तो लाके ही रहेंगे। 2025 का सवाल है कि बिंदु P 7,-3 और बिंदु Q 3,9 के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। क्या करना है? मध्य बिंदु के निर्देशांक अभी बताया था। देखो जैसे ही मध्य बिंदु देखो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला याद करो। क्या फॉर्मूला था? x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2। अच्छा, इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 प्लस x2 यानी 7 प्लस 3 बट्टे 2, y1 प्लस y2 यानी -3 प्लस 9 बट्टे 2। सही बात है कि नहीं? 7 प्लस 3 हो गया 10, 10 बट्टे 2, 9 में से 3 गए तो 6 बट्टे 2, तो 2 का भाग 10 में 5 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, तो हो गया 5,3। कितना हो गया? 5,3 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? बढ़िया से। चले अगले सवाल की ओर। अपना अगला 9वां सवाल हमसे क्या कहता है? 9वां सवाल कहता है कि यदि बिंदु x,3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो। कितनी है भाई? 5 इकाई। तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2 बार सवाल आ चुका है, 2018 और 2024 दोनों में। तो भाई हल देखो, बहुत आसान सवाल है। इसका हल, हल में देखो हम क्या कहेंगे। हल में कहेंगे अपने पास बिंदु x,3 और 5,7 के बीच की दूरी कितनी है? 5 इकाई। तो मैं कह दूंगा कि माना माना बिंदु A, इसको A मान लेंगे, x,3, और इसको B नाम दे देंगे, 5,7 है। अच्छा, अब दूरी यानी जो ए बी है वो कितनी है भाई साहब? 5 है। दूरी 5 है। दूरी सूत्र लगाएंगे तो यहां लिख देंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या है? d बराबर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहां से अगर मैं d की बात करूं तो यहां से अगर मतलब d कितना हो जाएगा अपना? a b तो अपने पास 5 है, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये कितना हो गया भाई साहब? y2 हो गया। इस प्रकार से तो यहाँ पे x2 माइनस x1 कर दो। x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 7, तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 माइनस x का होल स्क्वायर, 7 नहीं, 5 माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x1 अपने पास x है, और 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्या ये बात समझ में आ गई? हमने क्या किया? x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 कर दिया। चलो, अब यहां पे दिक्कत देगा ये स्क्वायर रूट। कौन दिक्कत देगा? ये स्क्वायर रूट। हमें इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? वर्ग करके। कह देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर।
तो जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में से 3 गया तो 4, तो 4 का होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अच्छा 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस का 16 उधर गया माइनस का, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। 25 माइनस 16 कितना? 9, बिल्कुल 9 हो जाएगा। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर 9, तो 5 माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ये 5 माइनस एक्स है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक बार तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे, एक बार तो प्लस का चिन्ह, तो 5 माइनस एक्स बराबर 3, और एक बार माइनस का चिन्ह, 5 माइनस एक्स बराबर माइनस का 3। भाई 2 है ना, तो यानी सर x के 2 मान आएंगे। हाँ बिल्कुल x के 2 मान आ जाएंगे, इसमें दिक्कत की क्या बात है। चलो माइनस का x उधर गया और प्लस का 3 इधर आया, तो ये हो गया 5 माइनस 3, और माइनस का x इधर आ गया तो प्लस का x। बात समझना ध्यान से, माइनस का x इधर आया तो प्लस का। चलो मैं एक एक स्टेप समझा देता हूं तुम्हें, ठीक है। या फिर एक काम करो, इस 5 को ही उधर ले जाओ, तो माइनस का x बराबर 3 माइनस 5 इस प्रकार से, और माइनस x किसके बराबर हो जाएगा? माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर 2, x का मान आ गया 2। अच्छा यहाँ पे देखो 5 उधर जाएगा तो माइनस का x बराबर माइनस का 3 और माइनस का 5, माइनस का 3 और माइनस का 5 माइनस का 8, तो माइनस x बराबर माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस x बराबर हो गया 8 के। x 8 के हो गया, यहाँ पे x बराबर किसके है? 2 के है। बात समझ में आ गई। तो x के कितने मान हो गए? x के यहाँ पे 2 मान हो गए। यदि बिंदु हो तो x का मान कीजिए, तो x के कितने मान के देंगे? 2 व 8। समझ में आ गई ना, बहुत आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल क्या कहता है कि बिंदुओं 5,3 और -3, को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्स द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? किस अनुपात में विभाजित होता है? बहुत बढ़िया सवाल है, अपने पास 2025 में आया हुआ। ध्यान से सुनना हल इसका। तो हल में मैं कह दूंगा, देखो बिंदुओं का हमें नाम दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। पहले हम नाम मानेंगे, हम लिखेंगे माना बिंदुओं a, b को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स एक्स द्वारा, अब एक्स एक्स है ना, तो एक्स एक्स द्वारा ये अब जब क्या हो रहा है? अनुपात में विभाजित हो रहा है, तो एक्स एक्स पर एक बिंदु मानेंगे। और मैंने बताया था क्लास के स्टार्ट में, जब भी एक्स एक्स पर बिंदु मानते हैं तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? फटाफट बताओ। एक्स एक्स पर बिंदु मानेंगे तो निर्देशांक x कोमा 0। बताया था y क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, कि भाई साहब ये x एक्सिस है, यहां पे बिंदु है तो x कोमा 0 चलेगा। तो यहां पे हम क्या कह देंगे कि जैसे कि ये मान लो यहां पे ये 5,3 हो गया, यहां पे माइनस का 3 कोमा माइनस का 2 हो गया, और यहां पे कोई एक बिंदु मान लेते हैं x कोमा 0। ठीक है, अब ये क्या करता है? किस अनुपात में? अब हमें तो नहीं पता ना किस अनुपात में, तुम्हें पता है क्या? किसी को नहीं पता। तो हम मानेंगे, कह लेंगे माना के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब इसको नाम दे देंगे, ये a है, यहाँ पे b है, ये c है। तो कह देंगे कि माना माना बिंदु माना बिंदु b x कोमा 0, बिंदुओं बिंदुओं a 5,3 व c -3, -2 को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। विभाजित करता है। अब जब k अनुपात 1 में विभाजित करता है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या कहता है कि x कोमा वाई बराबर x1m2 प्लस x2m1 अपॉन m1 प्लस m2, इस प्रकार से। ठीक है, और यहां पे हम क्या कह देंगे? y1m2 प्लस y2m1 अपॉन m1 प्लस इस प्रकार से। क्या ये बात समझ में आ गई? बढ़िया से। तो x कोमा वाई, यानी x कोमा वाई की जगह x कोमा 0 लिखूंगा। अब यहां पे x1 की जगह, ये देखो, ये ध्यान से सुनना, ये x1 है, ये अपना y1 है, ये x2 है, ये अपना y2 है, और यहां पे m1 अनुपात m2 है। तो x1 5 गुणा m2 1, तो 5 गुणा 1, 5 गुणा 1 प्लस x2 -3 m1 के, तो -3 गुणा के,
बटा m1 प्लस m2 यानी k+1, कोमा y1 3 गुणा m2 एक, y1 3 गुणा m2 एक, प्लस y2 कितना है, यहां पे ध्यान दो, यहां पे y2 माइनस का 2 और m1 k है, तो यहां पे -2 गुणा k बटा m1 प्लस m2 यानी k+1, इस प्रकार से। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यहां पे मैं क्या कहूंगा, x कोमा 0 बराबर, ये तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 3 के बटा k+1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गुणा के, 3 गुणा 1 के प्लस माइनस माइनस का 2 के बटा k+1, समझ में आ गया। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर हो तो उसका x कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है और इसका y कोऑर्डिनेट है 3 - 2k अपॉन k+1, जो कि हमें मदद करेगा k को निकालने में। देखो अगर मैं इसको इसके बराबर रखता हूं तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इसको बराबर रखूंगा तो यहां पे तो x है, यहां पे 5 - 3k बट्टा k+1 है, यहां पे ना तो हमारे पास k है ना ही x, कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम इसको क्या करेंगे भाई साहब, बराबर रखेंगे। देखो कैसे बराबर रखेंगे, अभी देखो देखो क्या वो पेड़ है। चलो यहां पे ध्यान दो, अब मैं यहां पे देखूं, मैं अगर यहां पे बात करूं तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा, इसका तात्पर्य क्या है कि जो 0 है वो किसके बराबर है, 3 - 2 के, 3 - 2 के बट्टा k+1 के, k+1 भाग का इधर गया तो गुणा में, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 3 - 2 के हो गया, माइनस का 2 के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 के बराबर 3, तो k किसके बराबर 3/2। ये लो k अपना 3/2 के बराबर आ गया, और यहाँ पे अपने पास क्या है, k अनुपात 1, तो हम कह देंगे अतः k अनुपात 1 यानी 3/2 अनुपात 1 यानी कि 3/2, बट्टा में यहाँ 2 रहेगा नहीं, इधर जाएगा, ये ध्यान रखना। तो 3/2 तो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे बिंदुओं 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x द्वारा 3/2 में विभाजित होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अपना 11वां सवाल क्या कहता है कि भाई बिंदुओं G4,0 और 0,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका हल, अब हल ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, बिंदु है तो ये मैंने ले लिया, यहाँ पे बिंदु है 4,0 और यहाँ पे बिंदु है 0,-8। बहुत मजेदार सवाल है, बहुत ही मजेदार। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, अब कितने बराबर भागों में बांटना है, 4। देखो 4 बराबर भागों में बांटते, एक भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा और चौथा, और थोड़ा इधर उधर हो चला लेना ना, ठीक है, समझ गए ना समझ गए ना, तुम बहुत इतने समझदार लोग हो, इतना तो समझ ही गए हो। तो यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। चलो यहाँ पे एक, अब अगर मैं इसको समझाऊं तो ध्यान से सुनना, ये एक एक भाग ही तो है, हमने 4 भागों में बांटा, मान लो ये एक भाग है तो ये भी एक भाग होगा, ये भी एक, और ये भी एक भाग होगा, सही बात है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि हमारे पास यहां पे कुछ इस प्रकार है कि ये 4,0 है और ये यहां पे अपने पास 0,-8 दे रखा है, ठीक है, ए और बी, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, और इसके यहाँ पे क्यू है। और अगर क्यू को ध्यान से देखें तो क्यू के इस तरफ कितने भाग है, 2 भाग है, क्यू के इस तरफ 2 भाग है, अगर क्यू के उस तरफ देखें तो भी 2 भाग है, तो दोनों तरफ अगर बराबर भाग है तो क्यू क्या मध्य बिंदु हो गया क्या, ए बी का, बिल्कुल। तो क्यू ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, बिंदु है। चलो अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या करेंगे, क्यू के निर्देशांक कैसे आएंगे, मध्य बिंदु सूत्र से। ये अपना x1 हो गया, ये अपना y1 हो गया, ये अपना x2 हो गया, ये अपना y2 हो गया। चलो फटाफट, x1 प्लस x2 यानी 4 + 0/2, अरे बात है खत्म, बस इतनी सी बात है। y1 प्लस y2/2 यानी y1 कितना है, 0 प्लस माइनस का 8/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/2 या फिर -8/2, तो यहाँ पे 2,4, बात खत्म। ये लो 2,-4। अच्छा, इसके बीच में देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, P। अब ध्यान से सुनना, ये P क्या कर रहा है, इसको 1,1, ये एक एक पार्ट में, तो यहाँ पे भी एक पार्ट, यहाँ पे भी एक पार्ट। अब अगर मैं इसको सिर्फ इतना सोचूं कि ये AQ है जिसमें Q का निर्देशांक है और P एक और एक में इसको बांट रहा है, तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, क्या P
जो है वो ए क्यू का मध्य बिंदु नहीं हो जाएगा? ए क्यू का मध्य बिंदु बिल्कुल हो जाएगा। ए क्यू का मध्य बिंदु बिल्कुल हो जाएगा। बस यहाँ पे मध्य बिंदु का लगा देना। फिर यहाँ पे पी क्यू, अब मैं आर की बात करूं तो यहाँ पे आर आ जाएगा, और ये आर यहाँ पे क्या करेगा, इनको एक और एक में बांटेगा, तो ये क्यूबी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। तो आर किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, क्यूबी का। तो फटाफट क्या करोगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगाओगे, आंसर निकालोगे। तुम्हारा काम है, होमवर्क है तुम्हारा। आगे बढ़ो, अगला सवाल 12वां। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। और भाई साहब, यहां पे अपने पास एक आ गया वृत्त, ठीक है, एक अपने पास क्या आ गया, वृत्त आ गया। इस वृत्त का व्यास कौन है, अपने पास ए बी है। चलो, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है। ये भाई साहब ओ इसके केंद्र है 2,-3। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ओ को केंद्र ले लिया 2,-3 तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। ओ भाई, ए हमें ज्ञात करना है, क्या ए अपने पास है, नहीं है, एक्स कोमा वाई। और बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ही आसान सा सवाल है। ए बी का मध्य बिंदु ओ है, बिल्कुल है सर, 2,-3। क्यों ए बी का मध्य बिंदु ओ है, क्योंकि ए बी एक क्या है, व्यास, डायमीटर है, और डायमीटर का जो बीच का बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, केंद्रीय तो होता है। तो यहां पे सूत्र कौन सा लगेगा, मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या कहता है कि भाई साहब एक्स कोमा वाई बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। एक्स, जो x1 और x2 है, ये अपना x1 है, ये x2 है, ये y1 है, सॉरी x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, बात खत्म। और ये अपना x, y है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, x, y। x की जगह कौन आ गया, अच्छा तुम ये कंफ्यूजन हो रहा हो सर, इसको भी x, y, इसको एक काम करते हैं m, n नाम दे देते हैं, ये m, n है। अब ठीक है, ये अपना x, y, x1 y1 x2 y2, इतना सा। भाई सुनना, ध्यान से सुनना, यहां से उठा के यहां डाल दो, काम खत्म। x की जगह 2 आएगा, x की जगह 2 आएगा, बराबर x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 लिख रहा हूं कि भाई x जो होता है वो x1 प्लस x2 बट्टा 2 हो जाता है, और जो y होता है वो y1 प्लस y2 बट्टा 2 हो जाता है। सीधी सी बात है। x की जगह 2 लिख दिया, x1 की जगह m लिख दिया, x2 की जगह 1 लिख दिया, बट्टा में 2। 2 भाग में गुणम आएगा, तो 2 गुणा 2 4 बराबर m प्लस 1, प्लस का 1 इधर आ गया, माइनस का हो गया, बराबर m। तो 3 आ गया, ये लो m का मान, ये लो, ये m आ गया 3। चलो आगे करते हैं इसके लिए। y की जगह माइनस का 3, y1 कितना है, y1 n है, y2 कितना है, 4 है, बट्टा में 2, भाग का 2 इधर आएगा, गुणा में, तो माइनस के 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 बराबर n प्लस यहाँ पे 4। ठीक है, n प्लस कितना हो जाएगा भाई, 4 है, ये y नहीं है, ये ध्यान रखना, ये 4 है, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर n, तो n बराबर आ गया माइनस का 10। ये लो, बात खत्म। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो हो गया 3 कोमा माइनस का 10, ये लो, बात खत्म। कितना आसान सा सवाल था ना। अब यहाँ पे ये सवाल मध्य बिंदु का था, लेकिन दिया कैसे, वृत्त और व्यास से। तो तुम्हें इतने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे, सोचना होगा, व्यास, केंद्र, क्या केंद्र व्यास का मध्य में आता है, बिल्कुल आता है। अगर मध्य में आता है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा, हाँ मध्य बिंदु के सूत्र से होगा। इस तरह तुम्हें सोचना सीखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। दो बिंदु -1, तथा -1, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में बताओ, वरना देखो यहां पे क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। फटाफट x2 का मान लिखो -2, x1 का मान लिखो माइनस ऑफ -a। अब ये गलती मत कर देना, यहां -a है, सिर्फ -a लिख दो, नहीं माइनस ऑफ -a। y2 माइनस का a है, माइनस y1 a है, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्या ये बात समझ में आ गई? x2 माइनस ए है, x1 भी माइनस ए है, y2 माइनस ए है, y1 क्या है, प्लस का ए है। यहां से माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का ए, माइनस माइनस प्लस का ए का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का ए, माइनस के ए का होल स्क्वायर। माइनस ए प्लस का ए तो गियो, खत्म। माइनस ए -2 a का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर का स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पे माइनस है, माइनस का कितना हो गया 2 है, और है तो माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4 और ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 2 और ए स्क्वायर का ए, आंसर आ गया 2a। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। एमपी 2026 के एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कोमा वाई बिंदुओं से समदूरस्थ है। ये आपकी किताब का ही सवाल है, ऐसा एक सवाल आपकी किताब में है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हल क्या कह रहा है, एक बिंदु है, एक बिंदु ए है जो एक्स कोमा वाई है, वो क्या है, एक बिंदु बी जो कि अपना है 3,6, और एक बिंदु सी जो कि अपना है -3,4, इससे समदूरस्थ यानी ए बी और ए सी बराबर है। ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत आसान काम है। पहले ए बी निकालो। ए बी कैसे निकालेंगे, इसको ले लो x2 y2 और इसको ले लो x1 y1। क्या करेंगे, x2 - x1 यानी x - 3 का होल स्क्वायर। चलो x2 - x1 y2 - y1 y -6 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्या आ गया, ए बी बराबर। चलो अब ए सी की बात करो, ए सी की बात करते हैं। ए सी की बात करो, x2 - x, ठीक है। अब ये जो x1 y1 है ना, ये इधर वाले हो जाएंगे। अब देखो x2 - x1 तो x -3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 तो y -4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल। यहां क्या बचेगा, यहां पे x -3 का होल स्क्वायर है यानी a - b का होल स्क्वायर लगा दूं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 गुणा ए गुणा बी, फिर प्लस y -6 का होल स्क्वायर तो y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2 गुणा y गुणा 6 बराबर आ जाएगा ये x +3 का होल स्क्वायर, तो यानी x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 3, इस प्रकार से। फिर प्लस y -4 का होल स्क्वायर तो y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 गुणा y गुणा 4, इस प्रकार से। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर गया। देखो कितने सारे तो कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, इधर आएगा तो चला जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर गया। 3 को 2 से गुणा किया तो 6 माइनस का 6x प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। 3 को 6 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 12y बराबर 3 को 2 से गुणा किया तो 6x प्लस 4 को स्क्वायर 16 और 4 को 2 से गुणा किया तो 8y, इस प्रकार से। अब एक्स वाई को एक तरफ कर दो, संख्याओं को एक तरफ कर दो, तो यहाँ पे माइनस का 6x है, माइनस का 12y है, प्लस का 6x इधर आएगा, माइनस का 6x माइनस का 8y इधर आएगा, प्लस का 8y बराबर यहाँ पे प्लस का 16 है, यहाँ पे माइनस का 36, इस प्रकार से। माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस का 12x माइनस का 12y प्लस का 8y माइनस का 4y बराबर किसके, माइनस का 36 और प्लस का 16 यानी माइनस के 20 के। तो यहाँ माइनस का 12x माइनस का 4y बराबर माइनस का 20, इस प्रकार से। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें से माइनस का 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 3x हो गया, यहाँ पे प्लस का y हो गया जो कि बराबर है माइनस के 20 के। यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 4 का 20 में कितनी बार, 5 बार, 4 का 20 में 5 बार, तो 3x प्लस वाई बराबर 5। ये लो, इसके बीच में रिलेशन संबंध आ गया। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इस चैप्टर पे सवाल पूछे जाएंगे, किस प्रकार के सवाल आए हैं और आएंगे, किस प्रकार से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, सवालों को याद मतलब सूत्रों को याद करना है, सवालों में लगाना है, देखना है। अब एक बात ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, अब आरबीएससी पहले की तरह सिर्फ किताबों में से सवाल नहीं देती है, आउट ऑफ द बुक भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट ही जरूरी है, सवाल अपने आप हो जाएंगे। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो भाई वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि गणित बहुत आसान है, एक सिंपल शब्दों में समझने की देर है। हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में अगले नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।